जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और आज फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से एक बाबा साहब की स्पीच जो 17 नवंबर 1951 को नासिक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, मेरे मित्र श्री भाऊराव गायकवाड़ ने मुझसे विनती की है कि मैं आपसे दो शब्द कहूं। मेरा यह चुनावी दौरा है और मैं चुनाव के बारे में ही कुछ कहने जा रहा हूं। मेरी आपसे विनती है कि इस क्षेत्र से चुनाव में उतरे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को ही आप अपना मत दें। इस चुनाव में कांग्रेस को हराना बिल्कुल असंभव है, ऐसा नहीं। सब जानते हैं कि कांग्रेस में कितना असंतोष फैला हुआ है। आजाद सोच वाले नागरिक कांग्रेस पसंद नहीं करते, वह केवल गुलाम चाहती है। जिन लोगों को यह बात हजम नहीं होती है वे कांग्रेस छोड़ देते हैं। देश में आज जितने दल हैं उनमें जनता को अत्यंत अप्रिय दल अगर कोई है तो वह है कांग्रेस। इसके बावजूद मुझे डर है कि इस चुनाव में कांग्रेस ही जीतेगी। इसकी वजह एक ही है और वह है आज कांग्रेस विरोधी दलों में एकता नहीं है। कई पार्टियां हैं और हर पार्टी द्वारा अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। ये उम्मीदवार आपस में ही झगड़ेंगे और उनके झगड़ों के कारण कांग्रेस विरोधी ताकतों का बल कम होगा और कांग्रेस की विजय होगी। कांग्रेस विरोधी सभी दलों को एकजुट कर एक चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस के खिलाफ एक ही उम्मीदवार खड़ा रहे, ऐसा कुछ करने की मेरी इच्छा थी, लेकिन इतना समय नहीं था, इसलिए इस बारे में की गई मेरी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। हालांकि जिन पार्टियों में ज्यादा एकजुटता है उनमें कम से कम चुनाव तक ही सही एकता लाने की उद्देश्य से फेडरेशन द्वारा सोशलिस्ट पार्टी के साथ चुनाव करार किया है। आप जानते हैं कि पंढरपुर जाने के कई रास्ते हैं, सभी एक ही राह से जाएं यह संभव नहीं होता। कुछ लोगों की श्रद्धा होती है कि फला राह से जाएंगे तभी वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अभी तक हमें राजनीति का कोई खास अनुभव नहीं है। जब अनुभव की प्राप्ति होगी तभी सभी दल इकट्ठा आकर एक राह के बारे में विचार करेंगे। उसी में से हमें कांग्रेस के खिलाफ विरोधी दलों की एकजुटता के दर्शन होंगे। लेकिन आज हर किसी को अपना ही रास्ता सही प्रतीत हो रहा है। ऐसे हालात में राह की ओर ज्यादा ध्यान देना छोड़कर किस दिशा में जाना है यह देखकर उस दिशा में जाने वाले दूसरे के हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ा जाए तो उसका मतलब किसी को धोखा देना नहीं होगा और किसी पर बेईमानी का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता। इसी नजरिए के साथ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और सोशलिस्ट पार्टी ने चुनाव गठबंधन किया है। हम दोनों के बीच कुछ मामलों में मतभेद है, लेकिन हम दोनों की दिशा एक ही है। उच्च वर्ग के दबाव से जनता को मुक्ति दिलाने को लेकर हम दोनों दलों की एक राय है। इसलिए भले सभी मामलों में हमारी राय एक ना हो, लेकिन दोनों दलों का एक दिल से संगठित होकर इस लड़ाई में एक दूसरे का साथ देना संभव है। इसका हम दोनों पार्टियों को यकीन होने के कारण ही हम संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुझसे सवाल पूछा गया कि महाराष्ट्र की शेतकारी कामगार पार्टी किसान मजदूर पक्ष से आपने हाथ क्यों नहीं मिलाया। आज से पहले कभी इस विषय पर मैंने सार्वजनिक रूप से कुछ कहा नहीं था, लेकिन आज मैं इस सवाल का जवाब देने वाला हूं। पहले शेतकारी कामगार ब्राह्मणेतर दल था, न सिर्फ अपने प्रांत में बल्कि मध्य प्रांत मद्रास में भी ऐसी पार्टी का अस्तित्व था।
महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस पार्टी की शुरुआत की थी, इसलिए इस पार्टी के अनुयायी अपने को महात्मा फुले के अनुयायी कहलाने लगे, लेकिन वे केवल नाम मात्र के अनुयायी रहे। ज्योतिबा फुले का कार्यक्रम, उनकी नीतियां, आज बातों को इन लोगों ने त्याग दिया। अपने अलग अस्तित्व को जमीन में अपने ही हाथों गाड़ के वे कांग्रेस में शामिल हुए। कालांतर में ये ब्राह्मणेतर दल नाम मात्र के रहा। ज्योतिबा का अनुयायी कहलाने में मुझे पहले कभी शर्म महसूस नहीं हुई और आज भी नहीं होती है। आज विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि केवल मैं ही आज तक ज्योतिबा से ईमानदारी और निष्ठा के साथ जुड़ा हूं। मुझे इस बात का भी यकीन है कि इस देश में जनता के सर्वांगीण हित का उद्देश्य लेकर भले कोई भी दल आए, उस दल का नाम कोई भी हो, उसे ज्योतिबा फुले की नीतियों, उनके दर्शन, उनके कार्यक्रम के सहारे ही आगे बढ़ना होगा। प्रजातंत्र तक पहुंचाने वाला वही एक सही रास्ता है। समाज के 80% लोगों को शिक्षा प्राप्त से वंचित रखना और उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गुलामी में बांध कर रखना खुली आंखों से जब दिखाई देता रहे, तब स्वराज स्वराज कहकर हल्ला मचाने से क्या फायदा। स्वराज का फायदा सबको मिलना चाहिए। पिछड़े वर्ग की सर्वांगीण उन्नति का कार्यक्रम लेकर आगे चलने के अलावा कोई भी दल आज जनता का नेतृत्व नहीं कर सकता। यह बात सूरज की रोशनी की तरह सत्य और साफ है। मुझे लगता है कि सोशलिस्ट पार्टी को भी इस बारे में सोचना चाहिए। आज का किसान कामगार पक्ष असल में ब्राह्मणेतर दलों की आवृत्ति बनकर आगे आया है, लेकिन ब्राह्मणेतर दल कहलाने में उस पार्टी को शर्म क्यों आती है, यह मेरी समझ में नहीं आता। इस पार्टी के नेताओं के साथ हमारे बहुत पुराने और घनिष्ठ संबंध हैं। इसके बावजूद इस दल के साथ फेडरेशन ने सहयोग क्यों नहीं किया, इसका जवाब आज मुझे देना है। इस पार्टी के बारे में एक बात जगजाहिर है कि यह पार्टी किसी जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी बनना चाहती थी। नासिक जिले में ही दभाड़ी में इस पार्टी की बैठक हुई और उसमें एक योजना को अपनाया गया था। उसे दभाड़ी प्रबंध कहा जाता है। यह प्रबंध पूरी तरह से कम्युनिस्ट दर्शन पर आधारित है। आज इस देश में कम्युनिज्म को जगह देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। हो सकता है कि जवाहरलाल नेहरू के हाथों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हुई बड़ी गलतियों के कारण कम्युनिज्म आ भी सकता है और फिर चीन रूस के नियंत्रण में जाने के बाद इस देश की आजादी खत्म भी हो सकती है। आज भी यहाँ के गांवकरी नाम के अखबार में मैंने एक कष्टदायक समाचार पढ़ा। खबर है कि नेपाल में प्रवेश पाने के लिए कम्युनिस्ट सेना जिस मौके की तलाश में थी, वह मौका उसे नेपाल की आंतरिक स्थितियों के कारण मिल रहा है। आज भारत की सरहद पर कम्युनिस्ट सेना बिल्कुल तैयार होकर आ खड़ी है। कब यह सेना हमारे देश में प्रवेश कर जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। आज यह डर साफ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, मैंने 1 साल पहले ही इस संकट की सूचना पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही दी थी। उस वक्त किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आज संजोग बस से मेरा डर सच साबित होने जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। हमें अपने देश की आजादी को बनाए रखना होगा। आजादी को कायम रखते हुए हमें देश को समृद्ध बनाना है। कम्युनिज्म को इस देश में अगर हम आसरा देंगे तो हमारी आजादी खत्म हो जाएगी। हमारा देश रूस का गुलाम हो जाएगा। पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों का इतिहास हमें यही बता रहा है। आज हमारे देश के सामने जो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन्हें हम अपनी आजादी खोकर हल नहीं कर
सकते। कम्युनिज्म के कारण देश की आजादी मिट्टी में मिल जाएगी, इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कम्युनिज्म के अलावा अन्य रास्ते भी हैं जिन पर चलकर हम अपने देश की आजादी को कायम रख सकते हैं। दलित पीड़ित जनता को सुखी और समृद्ध भी बना सकते हैं, इसका मुझे विश्वास है। प्रजातंत्र का यह मार्ग अगर अधूरा और असफल सिद्ध हुआ तो ही हम कम्युनिज्म के बारे में सोचेंगे। कम्युनिज्म से हाथ मिलाने वालों से, उसके बताए मार्ग पर आगे बढ़ने वालों तथा उनके अनुयायियों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस बारे में सोचा है कि अगर इस देश में कम्युनिस्ट राज आएगा तो इस देश का क्या होगा। बताया जाता है कि शेतकारी कामगार पार्टी के पीछे पूरा मराठा समाज है और इसलिए मैं यह खास कर जानना चाहता हूं। कम्युनिस्ट का मतलब है कि अपनी सारी संपत्ति सरकार के नाम करना। न सिर्फ सभी उद्योग बल्कि पूरी खेती, जमीन, घर सब कुछ सरकार का हो जाएगा और यह सब तानाशाही राजनीति के तहत अमल में लाया जाएगा। शेतकारी कामगार पार्टी के पीछे खड़े मराठा समाज को क्या यह स्वीकार है? उनकी जमीन, उनकी खेती, उनके बागान, उनके घर बार सब अगर सरकार के हो जाएंगे तो क्या यह उन्हें चलेगा? प्रजातंत्र में ऐसा होना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ तानाशाही की स्थापना की जाएगी। विधानसभाओं को नेस्तनाबूद करके प्रजातांत्रिक राजनीति को खत्म कर कम्युनिस्ट राजनीति यह करेगी। जो लोग दभाड़ी प्रबंध हमारा प्रण है कहने वालों के लिए अब यह प्रबंध गले के रोड़े जैसा लगने लगा है। शेतकारी कामगार पार्टी के नेताओं के लिए अब इस रोड़े को निकाल फेंकना मुश्किल हो गया है। इस रोड़े को निकाल फेंकना राजनीतिक बेईमानी करने जैसा है, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन कभी न कभी इस पार्टी को यह राजनीतिक रोड़ा निकाल कर फेंकना ही पड़ेगा। उम्मीद है कि ज्योतिबा फुले के अनुयायी कहलाने वालों को जल्द ही पता चलेगा कि कम्युनिज्म की राह सही नहीं है।